हे गाइस, नमस्कार, सुसंध्या। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं सीए इंटरमीडिएट के हमारे ऑडिट सब्जेक्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, कारो 2016। जी, हमारे जो दिसंबर 21 में इंटर का एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एप्लीकेबल कारो 2020 नहीं हो रहा है। जैसा आप लोगों को मैंने पहले भी कहा था, कारो हमारे लिए एप्लीकेबल रहेगा 2016। और आज इस पूरे टॉपिक पे हम लोग जो बात करने वाले हैं उसका मटेरियल हमने लिया है आईसीआई का ही। और ये आप लोगों को आईसीआई का जो लेटेस्ट वाला आरटीपी आया है उसमें ये पूरा का पूरा कंपनी ऑडिट का चैप्टर आपको वापस से दे रखा है। तो दिया ही इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे नया कारो आ चुका है, तो जहां जहां कारो के एप्लीकेबिलिटीज हैं वो अभी 2016 में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने प्रैक्टिकली अगर देखें तो कारो 2020 पढ़ा जरूर है, बट सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ा है क्योंकि पिछले एग्जाम्स के अंदर भी वो एप्लीकेबल होते होते रह गया और इस बार भी कारो 2020 एप्लीकेबल नहीं है और अभी भी पुराना वाला ही यानी कारो 2016 जो है वो एप्लीकेबल रहेगा। तो स्टडी मैट के मटेरियल से हम लोग इसको पढ़ना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जब आप कंपनी ऑडिट या खास करके जब ऑडिट रिपोर्ट वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पे एक रिक्वायरमेंट आती है सेक्शन 143(11) के साथ ही जो अटैच होती है, रिपोर्टिंग अंडर कंपनीज ऑडिट रिपोर्ट ऑर्डर, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं कारो। और इसमें कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट और दे दी गई कि अगर ऑडिटर एक कंपनी का ऑडिट कर रहा है तो उसे अपना ऑडिट रिपोर्ट में कुछ स्पेसिफिक चीजों को और वहां पे इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके लिए ये काफी सारे पॉइंट्स हमारे पास में है, काफी सारे कंटेंट्स हमारे पास में है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के वो आइटम्स जिस पर ऑडिटर एक स्पेसिफिक रिपोर्ट अलग से देगा, उन सारे मैटर्स के ऊपर उसे हमने नाम दिया है कंपनीज ऑडिट रिपोर्ट ऑर्डर 2016, शॉर्ट में जिसे कहा जाता है कारो 2016। चलिए, तो सीधा सीधा से बच्चे लोगों हम लोग बात करना शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया पॉइंट है और बहुत आराम से और बहुत बढ़िया तरीके से हम इस पूरे के पूरे पॉइंट को अंडरस्टैंड करने वाले हैं, पूरे के पूरे पॉइंट को समझने वाले हैं। तो बिल्कुल एंड तक आप लोगों को साथ में मेरे बने रहना है और बहुत अच्छे से इस लेक्चर को अटेंड करना है। एक एक पॉइंट हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर करेंगे। चलिए जी, सबसे पहला पॉइंट बच्चे लोगों यहां से शुरू होता है कि कारो का एप्लीकेबिलिटी कहां पर होगा। दी कारो 2016 इज एन एडिशनल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट ऑर्डर। क्लियर बोल दिया कि भाई ये एडिशनल रिक्वायरमेंट है। द ऑर्डर अप्लाइज टू एवरी कंपनी। पहला फोकस करने वाला पॉइंट कि ये हर कंपनी पर लगेगा, इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनीज। इसका डेफिनेशन कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज 42 में दे रखा है। बराबर, ऐसी कंपनी जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया के बाहर है लेकिन जिसका बिजनेस प्लेस जो है वो इंडिया में है, वो कंपनी हमारे लिए सिंपल सा आपको मैंने बता दिया फॉरेन कंपनी। तो कारो की रिक्वायरमेंट हर कंपनी पर लगेगी इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी। बराबर, लेकिन बढ़िया चीज यहां पे आप लोगों को लिए दे दिया, हाउएवर दिस ऑर्डर यानी कि कारो स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट द फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनीज। और बच्चे लोगों, यहीं से आपका पहला 4 to 5 मार्क का जो क्वेश्चन है वो एग्जाम पर्पस के लिए बन सकता है। डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाएगा कि आपको कमेंट करना है अबाउट एप्लीकेबिलिटी एंड नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारो। बराबर, तो एप्लीकेबिलिटी एवरी कंपनी इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनीज, लेकिन कुछ एग्जम्पशंस हैं, यानी कुछ कंपनीज पर हमारा कारो का रिक्वायरमेंट जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। उनमें सबसे पहले नंबर पर बच्चों आएगी बैंकिंग कंपनीज। बराबर, इतना ही याद कर लेते तो बहुत है। आगे का अपने को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का डेफिनेशन में कहा दे रखा है, कुछ भी जरूरत नहीं। बैंकिंग कंपनीज पर नहीं लगता, इंश्योरेंस कंपनीज पर नहीं लगता, सेक्शन 8 कंपनीज बच्चे लोगों, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज पर कारो का रिक्वायरमेंट नहीं लगता। 1 पर्सन कंपनी ओपीसी सेक्शन 2 क्लॉज 62 पर भी एप्लीकेबल नहीं है। सेम उसी तरह से स्मॉल कंपनीज पर भी ये एप्लीकेबल होने वाला नहीं है। ये हम लोगों को ध्यान में रखना है, पहले 5 पॉइंट। बराबर, बैंकिंग कंपनीज पर, इंश्योरेंस कंपनीज पर, हमारी सेक्शन 8 कंपनीज पर, हमारी ओपीसीज पर और स्मॉल कंपनीज पर कारो की रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल नहीं है। बराबर, याद रखोगे, बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेक्शन 8 कंपनी, 1 पर्सन कंपनी और स्मॉल कंपनी, इन पर ये हमारा एक्ट जो है वो एप्लीकेबल बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, अब बच्चों एक कैटेगरी इन्होंने और दिया जिस पर हमारा ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, बस इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। बाकी सारे तो नाम थे, बहुत इजी है, इजीली आप लोग कर सकते थे। यहां बोला गया कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, समझिएगा, लेकिन कैसी प्राइवेट कंपनी, उसके लिए बहुत सारी रिक्वायरमेंट यहां पे दी।
पहली रिक्वायरमेंट है बच्चों, ऐसी प्राइवेट कंपनी नॉट बीइंग अ सब्सिडरी और होल्डिंग ऑफ अ पब्लिक कंपनी, दिस इज रिक्वायरमेंट नंबर 1, है ना। हम एक ऐसी प्राइवेट कंपनी को ये एग्जम्पशन देंगे जिसका पब्लिक कंपनी के साथ में कनेक्शन होल्डिंग और सब्सिडरी का नहीं है। न तो ये कंपनी किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है, न ये किसी पब्लिक कंपनी की होल्डिंग है। हाँ, प्राइवेट की सब्सिडरी होल्डिंग चलेगा, लेकिन पब्लिक कंपनी की न ये सब्सिडरी है न पब्लिक कंपनी की होल्डिंग है, रिक्वायरमेंट नंबर 1। दूसरे नंबर पे यही उसी प्राइवेट कंपनी के लिए जिसका पेड अप कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस नॉट मोर देन 1 करोड़ ऑन द बैलेंस शीट डेट, ये हो गई दूसरी रिक्वायरमेंट। यानी हम एक ऐसी प्राइवेट कंपनी को एग्जम्पशन देंगे जो इस पैराग्राफ में लिखी हुई सारी कंडीशंस को पूरी करती हो, क्योंकि सबके बीच में एंड लगा हुआ है बराबर से। तो पहला, न ये किसी की होल्डिंग है न किसी की सब्सिडरी है, प्लस इसका पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस जो है वो 1 करोड़ से ज्यादा का नहीं है। तीसरा नंबर, एंड लगा के does not have total borrowing exceeding 1 crore from any bank or financial institution at any point of time during the financial year, बराबर। यानी तीसरी कंडीशन बच्चे लोगों ये हो गई कि जिसका टोटल बोरोइंग्स बराबर किस पूरे फाइनेंशियल ईयर में जिसका टोटल बोरोइंग्स कभी भी 1 करोड़ से ऊपर नहीं गया है। अब आप देखो, रिजर्व एंड सरप्लस तो हम बैलेंस शीट डेट का देख रहे हैं, लेकिन कभी भी बोरोइंग्स जो है, अब कई बार क्या होता है, जैसे ड्यूरिंग द ईयर आपका बोरोइंग एक बार जो है वो 1 करोड़ से ऊपर चला गया, उसके बाद आपने पे ऑफ करके उसको कम कर दिया, लेकिन यहाँ क्लियर बोल दिया कि एनी पॉइंट ऑफ टाइम कभी भी अगर इसका बोरोइंग्स बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से 1 करोड़ से ऊपर नहीं जाना चाहिए, तभी आपको एग्जम्पशन मिलेगा। तीसरी कंडीशन। फोर्थ कंडीशन एंड लगा के लिखा है बच्चे लोगों, डज नॉट हैव टोटल रेवेन्यू, जो शेड्यूल 3 में डिस्क्लोज होता है, जिसमें डिसकंटिन्यू ऑपरेशन, जो काम आप बंद कर चुके हो लेकिन हो सकता है साल के बीच में बंद किया हो तो आपको उस साल भी कुछ रेवेन्यू हुआ हो, वो 10 करोड़ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो ऐसी प्राइवेट कंपनी जो इन चारों कंडीशंस को एक साथ पूरा करती हो बराबर, न किसी की होल्डिंग न किसी की सब्सिडरी, जिसका पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व बैलेंस शीट की डेट पे 1 करोड़ से एक्सीड नहीं होना चाहिए, पूरे फाइनेंशियल ईयर में कभी भी जिसका लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक जो है वो 1 करोड़ से ऊपर का नहीं होना चाहिए बोरोइंग्स, एज वेल एज जिसका टोटल रेवेन्यू शेड्यूल 3 के हिसाब से 10 करोड़ से ऊपर नहीं जाना चाहिए, तभी उस कंपनी को कारों की रिक्वायरमेंट से एग्जम्पशन मिलेगा। ये कंडीशन एक प्राइवेट कंपनीज के लिए एप्लीकेबल रहेगी बराबर। तो 5 कैटेगरीज तो हमारी वो हो ही गई है, पहले से हम बात कर चुके हैं, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, ओपीसी एंड स्मॉल कंपनी, और उसके अलावा ऐसी प्राइवेट कंपनी जो इन चारों कंडीशंस को कंप्लीट करती हो बराबर। इट मे बी नोटेड दैट द ऑर्डर शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू द ऑडिटर रिपोर्ट ऑन सीएफएस, यानी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर कारों के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है। मतलब जो स्टैंड अलोन हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी उस पर ये प्रोविजंस जो है वो एप्लीकेबल रहेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। छोटा सा आईसीए ने बढ़िया सा चार्ट भी आपको बना के दे दिया और बहुत जबरदस्त वाले एग्जांपल्स दिए हैं। आइए इन एग्जांपल को चेक करते हैं बच्चे लोगों, एग्जाम के हिसाब से सुपर हिट है। फर्स्ट एग्जांपल दिया, एजुकेटिंग चाइल्ड इज अ लिमिटेड कंपनी जो सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड है। सर एग्जम्पशन ले लो, कारो का रिक्वायरमेंट नहीं है, देख लो कारो नॉट एप्लीकेबल, पढ़ते ही पता लग गया। दूसरे एग्जाम्पल में बोला आशु प्राइवेट लिमिटेड, बच्चे लोगों प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी आते ही लास्ट वाली कंडीशन दिमाग में चलनी चाहिए, उसके हिसाब से कैपिटल 1 करोड़ से कम, पहली कंडीशन पूरी। अच्छा, होल्डिंग सब्सिडरी के बारे में कुछ बोला नहीं है तो वो कंडीशन भी पूरी। कैपिटल रिजर्व 50 लाख यानी 1 करोड़ से कम है। कंपनी ने बोरो किया है बच्चे लोगों 70 लाख ईच फ्रॉम अ बैंक एंड अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब फर्स्ट साइटली देखने में लग रहा है सर इनका बोरोइंग्स भी 1 करोड़ से कम है, खाली फर्स्ट साइटली लग रहा है, लेकिन बच्चे लोगों समझिएगा इस बात को आप लोग बहुत अच्छे से कि 70 लाख ईच फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, मतलब 70 + 70 ये 140 लाख, 1 करोड़ 40 लाख हो गया, यानी 1 करोड़ से लिमिट एक्सीड हो चुकी है। अच्छा, टर्नओवर की बात है, जहां तक 900 लाख का टर्नओवर है तो टोटल रेवेन्यू अगर मैं मान के चलूं तो 900 लाख 9 करोड़ के आसपास का हो गया, और हम वैसे भी 10 करोड़ से कम की बात कर ही रहे थे। तो 2 रिक्वायरमेंट तो भले ही पूरी हो रही है, तीसरी होल्डिंग सब्सिडरी भी पूरी हो रही है, लेकिन इनका बोरोइंग्स जो है वो 140 हो गया, यानी 1.40 करोड़ हो गया, जो 1 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए था। इसीलिए इस कंपनी को कारों से एग्जम्पशन मिलने वाला नहीं है। क्या कहते हो? देखें,
इन द गिवन केस आप देख सकते हो पेड अप कैपिटल 50 लाख का है जो 1 करोड़ से कम है। टर्नओवर भी इनका 9 करोड़ है बच्चों, जो अपना टोटल रेवेन्यू था 10 करोड़ से कम ही है। लेकिन इनका आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स ये देखो 1.40 करोड़ हो गया, 70 + 70 ईच। तो क्वेश्चन करते वक्त थोड़ा सा सावधानी से करेंगे, ऐसे नहीं कि क्वेश्चन करते वक्त हमने ध्यान नहीं दिया और एकदम से 70 लाख के हिसाब से हमने एग्जीक्यूशन दे दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पे आप सारी कंडीशंस फुलफिल नहीं कर पाए हो, इसलिए कारो एप्लीकेबल होगा। कारो से इनको कोई एग्जीक्यूशन मिलने वाला नहीं है, बराबर। तो बच्चे लोगों को एक तो ये प्रोविजन हमको जबरदस्त तरीके से पढ़ करके जाना है। इस पर क्वेश्चन अलग से आराम से 3 to 4, 4 to 5 मार्क्स का बन सकता है कि आपको एप्लीकेबिलिटी और नॉन एप्लीकेबिलिटी को समझाने का है। चलिए अब यहां से शुरू करते हैं बच्चों। पैराग्राफ 3 के हिसाब से कारो में क्या क्या चीजें एडिशनल जिनके ऊपर ऑडिटर रिपोर्ट करेगा। द ऑडिटर टू इंक्लूड अ स्टेटमेंट इन द ऑडिटर रिपोर्ट ऑन द फॉलोइंग मैटर्स। इन मैटर्स पर उसको अपना रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। और बच्चे लोगों सबसे पहले नंबर पर जो है वो आपका रहेगा फिक्स असेट। जब आप लोग अपने नोट्स बनाओ या रिवीजन लगाओ तो पहले पॉइंट का नाम आप देंगे फिक्स असेट। सीक्वेंस यही फॉलो करनी है क्योंकि ये पैराग्राफ 3 का क्लॉज 1 हो गया, बराबर। तो 3(1) के अंदर आपको दे रखा है फिक्स असेट। वैसे इस पर क्वेश्चन पूरा एक साथ नहीं बनता है ना। जितने क्लॉजेज हम पढ़ेंगे, जैसे फिक्स असेट पढ़ा तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि भी आपको कमेंट करना है फिक्स असेट अंडर कारो, भी क्या रिक्वायरमेंट है, तो आपको ये पैरा लिखना पड़ेगा। अब इसमें क्या लिखा है, ऑडिटर क्या बताएगा, whether the company is maintaining proper records showing full particular including quantitative details and situation। मतलब यहाँ पे ऑडिटर इस चीज को इंक्लूड करेगा अपनी रिपोर्ट में कि कंपनी ने एसेट के बारे में प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हैं, ठीक है। सारे पर्टिकुलर्स कितना क्वांटिटी में है, कहां कहां पे सिचुएटेड है, उन सब के बारे में कंपनी ने प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किए हैं। पॉइंट नंबर ए में ये बताएगा। नंबर 2 में बताएगा, फिक्स एसेट का पॉइंट ही चल रहा है, whether these assets have been physically verified by the management at reasonable interval। कि क्या पर्टिकुलर इंटरवल से मैनेजमेंट उन एसेट को फिजिकली जाकर के वेरीफाई करता है क्या, और अगर कहीं भी मटेरियल डिस्क्रिपेंसीज मिलती है, मतलब डिफरेंसेस अगर नोटिस में आते हैं, सच वेरिएशन इफ सो, तो उनको प्रॉपरली बुक्स के अंदर डिस्क्लोजर है कि नहीं। समझ रहे हैं कि भाई मैनेजमेंट फिजिकली वेरीफाई करता होगा, करता भी है कि नहीं करता है। अगर करता है तो कई बार कुछ हो सकता है कि बुक्स में कुछ और फिजिकली कुछ और है, उसमें अगर डिस्क्रिपेंसीज या डिफरेंसेस दिखते हैं तो उसका अकाउंटिंग बुक्स में उसका एंट्री किस तरह से किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, प्रॉपरली रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चीज भी ऑडिटर देखेगा, ठीक है। एंड वेदर द टाइटल डीड, इमूवेबल एसेट का जो टाइटल डीड है वो कंपनी के नाम पे है कि नहीं, अगर नहीं है तो उसका डिटेल्स भी डालेगा। भाई जो भी एसेट है तो इमूवेबल है, बिल्डिंग है, ऐसा कुछ है तो उसका बट ऑब्वियसली कंपनी के नाम पे उसका टाइटल डीड होना चाहिए, ये भी वो चेक करेगा। और अगर नहीं है तो यहाँ पे उसका डिटेल्स देगा। इफ नॉट प्रोवाइड द डिटेल्स दे रहा हूं कि भाई इनका जो टाइटल डीड है वो कंपनी के नाम पे नहीं था, ये भी उसको अपना ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड करना पड़ेगा। क्या कहते हैं, बात समझ में आई। तो एसेट से रिलेटेड 3 चीजें देने का है अपने को। सबसे पहला तो एसेट का डिटेल, कितना क्वांटिटी, कहां सिचुएटेड है, सब कुछ। सेकेंड नंबर, मैनेजमेंट प्रॉपरली वेरीफाई करता है कि नहीं करता है पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, फिजिकल वेरीफाई, कहीं डिफरेंसेस तो नहीं है तो बुक्स में डिस्क्लोज है कि नहीं है। और इमूवेबल एसेट का टाइटल डीड कंपनी के नाम से है कि नहीं, अगर नहीं तो उनके बारे में भी डिटेल्स देना पड़ेगा कारो में। ये बच्चे लोगों को पॉइंट नंबर फर्स्ट है, ठीक है। अच्छा, आपको मैं दिखा भी देता हूं, ये मैं आपको दिखा देता हूं इन्फोसिस का बैलेंस शीट। बच्चों इन्फोसिस का ऑडिट रिपोर्ट और उसमें कारो के बारे में, ये देखिए कारो में पहला रिक्वायरमेंट यही आया बच्चे लोगों, कंपनीज फिक्स असेट। देख पा रहे हो आप लोग यहां से, ये आप लोग मेरे साथ में देख सकते हैं। ये देखो पहला पॉइंट मैंने आपको कहा था ना, फिक्स असेट। यही देखो, द कंपनी हैज मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड शोइंग फुल पर्टिकुलर इंक्लूडिंग क्वांटिटी डिटेल्स एंड सिचुएशन। यही आरओ यहाँ पे कारो के अंदर ऑडिटर को लिखना है कि कंपनी ने प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया है, डिटेल नहीं देना है। सेकंड नंबर के ऊपर वही वाला अपना कि हाँ भाई इनका वेरिफिकेशन प्रोग्राम होता है, सारी फिक्स एसेट को ये लोग फिजिकली देखते हैं, हमारी ओपिनियन के अंदर ये रीजनेबल है कंपनी का साइज और नेचर के हिसाब से, बराबर। ये देख लो कहीं पे कोई नो मटेरियल डिस्क्रिपेंसीज वर नोटिस, और उसमें कोई ऐसा मटेरियल डिस्क्रिपेंसीज जो है वो नहीं है, बराबर। तीसरा नंबर जो अपन ने बात किया था,
बराबर, कि भाई अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन जो हमको दिया उस हिसाब से जो भी रजिस्टर्ड सेल का डीड है वो सारा का सारा कंपनी के नाम पे है, कंपनी का लैंड, कंपनी का बिल्डिंग। तो ये ऑडिटर को बस ये चीज वहां पे लिखनी होती है कि भाई जो उसने चेक किया वो चीजें है भी के नहीं है, बराबर। तो बिल्कुल जैसा अपन ने पढ़ा बच्चे लोगों को, लैंग्वेज थोड़ा सा, बट ऑब्वियसली जब आप रियल में लिखेंगे तो थोड़ा चेंज होना ही होना है, एक इंफॉर्मेटिव वे में लिखा जाएगा। बाकी यही 3 स्टेप जो है वो यहाँ पे लिखे जाएंगे, बराबर। क्लियर है, समझ आया आप सबको? समझ आया ना सबको भाई? एकदम साथ साथ में पढ़ते रहने का तो एकदम फर्स्ट क्लास समझ में आएगा। पॉइंट नंबर 2, पूरा लेक्चर बहुत आराम से आप लोग देखिएगा, देन उसके बाद में स्टडी मैट या आरटीपी को उठा करके फिर एक बार वापस से रिवाइज करिएगा तो सारे पॉइंट आपको याद आने शुरू हो जाएंगे। और इसका ट्रिक जो है, मेमोरी ट्रिक जो है, वो भी आपको एक और लेक्चर में, ये लेक्चर तो हम डिटेल लेक्चर ले रहे हैं, इसके बाद में एक शॉर्ट लेक्चर लेंगे 5 से 10 मिनट का, जिसमें आपको इसका एक मेमोरी ट्रिक भी मैं सिखा दूंगा इंटरेस्टिंग वे के अंदर कि आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, लेकिन इस लेक्चर में नहीं, क्योंकि ये डिटेल डिस्क्रिप्शंस के लिए है, बराबर। सेकंड नंबर बच्चों, इन्वेंट्री। पहला फिक्स असेट, दूसरा इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री पे ऑडिटर क्या बताएगा कि फिजिकल वेरिफिकेशन इन्वेंट्री का रीजनेबल इंटरवल पे मैनेजमेंट करता है कि नहीं करता है। सेम वो ऊपर वाला लास्ट पैरा, अगर मटेरियल डिस्क्रिपेंसीज हैं तो वो नोटिस हुई है, अगर कुछ डिस्क्रिपेंसीज है तो उनका प्रॉपरली बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर डीलिंग किया या प्रॉपर एंट्री किया कि नहीं किया, ये अपने को यहाँ पे बताएगा, ठीक है। तो जैसे एसेट का अपना थर्ड पॉइंट था, बिल्कुल वैसे ये भी आ गया, एसेट का बी पॉइंट जो था वो बिल्कुल एग्जैक्टली, लेकिन ये इन्वेंट्री के लिए हो गया, स्टॉक के लिए हो गया कि मैनेजमेंट प्रॉपर इंटरवल से। अच्छा, ये चीज बच्चों अपन नॉर्मली स्पेसिफिक आइटम जब देख रहे थे 501 में, तब भी अपन इन्वेंट्री पे बात कर रहे थे, ऐसे 501 के अंदर भी, है ना, कि प्रॉपर इन्वेंट्री को वहां पे चेक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बराबर से प्रॉपर इंटरवल से मैनेजमेंट वेरीफाई करता है कि नहीं करता है, कहीं पे कोई मटेरियल डिस्क्रिपेंसीज तो नोटिस नहीं हुई है, अगर हुई है तो उनका प्रॉपरली डीलिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हुआ या नहीं। अब एक बहुत मजेदार चीज बच्चों आपको मैं दिखाने जा रहा हूं, यहां से बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो है वो आप मेरे साथ यहाँ पे देखिएगा। और ये रहा यहाँ पे, ये देखो, आपको मैं इन्फोसिस का बैलेंस शीट दिखा रहा था, मतलब ऑडिट रिपोर्ट दिखा रहा था। मजेदार चीज देखना बच्चे लोगों, आप इन्फोसिस के कारों का सेकंड पॉइंट चेक करो, मजा आ जाएगा आपको। द कंपनी इज इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग सॉफ्टवेयर। अब देखो, सॉफ्टवेयर बिजनेस के अंदर है, इसीलिए इनके पास में फिजिकल इन्वेंट्री नहीं है। सो रिपोर्टिंग अंडर क्लॉज 3(2)(3) सेकेंड जो क्लॉज था, ऑर्डर इज नॉट एप्लीकेबल टू द कंपनी। बच्चे लोगों को मजेदार चीज देखो, अगर कारों की रिक्वायरमेंट जो हम पढ़ने वाले हैं उनमें से आपके ऊपर कोई एक एप्लीकेबल नहीं हो रही है, 2 एप्लीकेबल नहीं हो रही है, तो भी आपको क्लॉज नंबर डाल के वो चीज लिख देनी है कि भाई आर कंपनी इज अ सॉफ्टवेयर कंपनी, हमारे पास फिजिकल इन्वेंट्री तो है ही नहीं, इसीलिए हम पर ये वाला जो प्रोविजन है आपका, ये वाला जो क्लॉज है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। ये चीज अपने को ऐसे वहां पे लिख देनी होती है। रियल जो कारो बनता है इन्फोसिस का आपके सामने मैंने ओपन करके रखा है, ये अपने को ध्यान रखना है, बराबर। समझ आया आप लोग को? एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से समझने का है। चलो आपको वापस लेके आता हूं तीसरे नंबर पे। फिक्स एसेट हो गया, इन्वेंट्री हो गया, बच्चे लोगों तीसरे नंबर पे है लोन्स। लोन से ना, हाँ सिर्फ लोन, चलो ओनली आप लोन के नाम से याद कर सकते हो इसको। अब ये क्या सर, वेदर द कंपनी हैज ग्रांटेड एनी लोन सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड टू द, किसको लोन दिया, किसी दूसरी कंपनी को, किसी फर्म को, किसी एलएलपी को या अदर पार्टीज को, कवर्ड इन द रजिस्टर मेंटेन अंडर सेक्शन 189। अब सुनना बच्चों, 189 वाला हमारा जो सेक्शन है वो है रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट्स इन विच डायरेक्टर आर इंटरेस्टेड, है ना। आप बहुत आराम से सेक्शन 189 आप लोगों के लॉ के कोर्स में है नहीं, लेकिन आप सिंपली गूगल वगैरह करके या 189 का हेडिंग देख सकते हैं, अंदर का डिटेल नहीं पढ़ने का तुमको, बराबर। 189 का नाम ही वैसे यही है कि रजिस्टर मेंटेन बाय कंपनी, ठीक है। अब किस चीज का रजिस्टर है, इसी चीज का बच्चों कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट का, जिसमें डायरेक्टर्स लोग इंटरेस्टेड है। होता है ना भाई, जिसको आप जिस कंपनी को है, जिस फर्म को है, जिस एलएलपी को लोन दे रहे हो, उसमें हमारे पार्टनर का कोई ना कोई इंटरेस्ट है, पहले भी ऐसे बहुत पॉइंट अपन पढ़ चुके हैं, तो उसका एक रजिस्टर मेंटेन होता है। तो अपना ऑडिटर यहाँ पे क्या दिख रहा है कि भाई कंपनी ने इस तरह का 189 के अंदर कोई रजिस्टर मेंटेन किया है कि नहीं किया, भाई ये चीज देखेगा, बराबर। और प्रॉपर तरीके से उस रजिस्टर में जो है वो एक्चुअल के अंदर ग्रांट भी है कि नहीं है, एक तरह से क्रॉस चेक वगैरह होता है ना, वो सब इधर ऑडिटर को करके रिपोर्ट दे रहा है। अब क्या रिपोर्टिंग करना है, अच्छा अगर किसी ने ऐसा कुछ किया ही नहीं है तो वो अपने बैलेंस, अपने ऑडिट रिपोर्ट में लिख देंगे कि दिस इज नॉट एप्लीकेबल ऑन अस, क्योंकि हमारे ऊपर ये चीज एप्लीकेबल है ही नहीं, तो आप मत लिखो, बराबर।
तो अब इसमें क्या ऑडिटर को बताना है, वेदर द टर्म्स एंड कंडीशन एंड लोन जो है वो कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में नहीं है। देखो डायरेक्टर इंटरेस्टेड जरूर है, लेकिन जो लोन वोन दिया वो कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में नहीं है। सेकंड नंबर, जो भी स्केड्यूल बनाया है रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का बराबर, और जो पैसा आ रहा है वो बिल्कुल रेगुलर आ रहा है। लोन दिया वो कोई बात नहीं, लेकिन वापस से लोन का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट जो है उसका रीपेमेंट बिल्कुल रेगुलर टाइम पे हो रहा है, बहुत प्रॉपर हो रहा है। तीसरा नंबर, अगर कोई भी अमाउंट ड्यू है, if the amount is overdue, state the total amount overdue for more than 90 days and whether reasonable step has been taken by the company for recovery of principal and interest। ये भी रिपोर्ट करना है कि अगर कोई भी अमाउंट ड्यू डेट से 90 दिन 90 डेज से ज्यादा ओवरड्यू हो गया है तो उसके लिए इन्होंने क्या, उसके बारे में बताना पड़ता है। तो ये लोन्स है तो 90 डेज से ओवरड्यू हो गए, ज्यादा हो गए, 90 दिन ड्यू होने के बाद भी 90 दिन तक पैसा नहीं आया, तो उसके लिए कंपनी ने क्या रीजनेबल स्टेप्स लिए हैं प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट की रिकवरी के लिए, ये पॉइंट भी बच्चे लोगों हमको उसमें लिखना पड़ेगा। बराबर, आपको मैं यहां पे भी एक बार इन्फोसिस का पॉइंट दिखा देता हूं। ये देखिए, अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन टू अस, कंपनी हैज ग्रांटेड अनसिक्योर्ड लोन टू 2 बॉडी कॉर्पोरेट्स। बाकायदा लिख दिया कि भाई कंपनी ने अनसिक्योर्ड लोन 2 बॉडी कॉर्पोरेट्स को दिए हैं जो रजिस्टर 189 के अंदर मेंटेन है। पहला नंबर, टर्म्स एंड कंडीशन इन आवर ओपिनियन कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में नहीं है। सेकंड नंबर, बिल्कुल बराबर, पेमेंट सब बराबर आ रहा है, और कोई भी ओवरड्यू अमाउंट अगर है तो लिख देते 90 डेज से ऊपर होता तो, नहीं तो क्लियर लिख दिया बच्चे लोगों, देखो देयर इज नो ओवरड्यू अमाउंट रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग एज द एंड ऑफ द ईयर है, कुछ भी ऐसा नहीं है, ये अपन ने यहाँ पे लिख दिया। बराबर, बहुत सिंपल, कोई टेंशन नहीं इसके अंदर। देखो कितना इजी पॉइंट जा रहा है, बस याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, आगे चीजें बहुत ईजी है। तो फिक्स एसेट हो गया, इन्वेंटरी हो गया, लोन गिवन हो गया। फोर्थ नंबर पे आ रहा है बच्चे लोगों, ऐसे ही एक सेक्शन और है, लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी एंड सिक्योरिटी। ठीक है, अब हमारे ये जो 2 प्रोविजन है ना बच्चे लोगों, 185 186, ठीक है, 185 लोन टू डायरेक्टर्स की बात करता है, डायरेक्टर्स लोग को लोन देना, और 186 का नाम है लोन एंड इन्वेस्टमेंट बाय द कंपनी। तो 185 डायरेक्टर्स को लोन हो गया, 186 ये इन्वेस्टमेंट वगैरह हो गया। तो जो भी डायरेक्टर्स को लोन दिए या जो भी कहीं पे कंपनी ने किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उसमें उन्होंने 185 186 के प्रोविजन फॉलो किए कि नहीं किए। अभी आपके लॉ के कोर्स में तो नहीं है, इनमें कुछ रिक्वायरमेंट्स बताई हुई है, कुछ रेजोल्यूशन पास करने की, कुछ दूसरी, तो बस यहाँ ऑडिटर को देखना है वो रिक्वायरमेंट पूरी हुई कि नहीं हुई। अगर नहीं हुई तो फिर उसका डिटेल्स यहाँ पे देना पड़ेगा। बराबर, कोई टेंशन नहीं। चलिए मैं आपको ये वाला दिखा देता हूँ, नए नए पॉइंट्स में सारे आपको दिखाता जा रहा हूँ। ये देखो, in our opinion, according to the information and explanation given to us, the company has complied with the provision of section 185 186। कंपनी ने पूरा किया है in respect of grant of loan, making investment and providing guarantee and security is applicable। कि भाई कंपनी ने 185 186 की सारी रिक्वायरमेंट्स को एकदम बढ़िया तरीके से पूरा किया है, ये अपने को उसके अंदर देना पड़ेगा। बराबर, क्या कहते हो? बराबर बात समझ में आया आप लोग को? मेरा एकदम क्लियर मैटर है, देना पड़ेगा, बोले तो देना पड़ेगा। ठीक है, दे दिया, खत्म काम, आगे बढ़ जाऊं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बच्चे लोगों। अब अगले पॉइंट पे मैं आपको लेकर के चल रहा हूं, किधर गया भाई, ये रहा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बच्चे लोगों, बहुत इजी पॉइंट है, आप लोगों का लॉ का पॉइंट है। इन केस द कंपनी हैज एक्सेप्टेड डिपॉजिट वेदर द डायरेक्टर्स इशूड बाय आरबीआई एंड प्रोविजन ऑफ 73 76 या रिलेवेंट प्रोविजन जो है वो पूरे किए कि नहीं किए। बहुत आसान, अगर कंपनी ने डिपॉजिट एक्सेप्ट किए हैं तो आरबीआई के डायरेक्शन को जो रूल्स वगैरह पढ़ने पड़े, और सेक्शन नंबर 73 से 76 के प्रोविजन फॉलो किए कि नहीं किए। अगर नहीं किए तो कैसा कॉन्ट्रवेंशन था ये बताओ। अगर इससे रिलेटेड बच्चों कंपनी लॉ वो नहीं याद रहे तो चलेगा, आप लोग सब जानते हो एनसीएलटी याद रहना जरूरी है अपने को। तो अगर कोई ऑर्डर ऐसा ट्रिब्यूनल ने पास किया या आरबीआई ने या किसी भी कोर्ट ने या किसी और ट्रिब्यूनल ने, तो उसको फॉलो किया कि नहीं किया, समझ रहे हो? डिपॉजिट से रिलेटेड 73 से 76 के प्रोविजन आरबीआई का गाइडलाइन फॉलो किया कि नहीं किया। अगर कोई कॉन्ट्रावेंशन किया, अपन ने पढ़े हुए इसकी भी सेक्शन, तो उसका नेचर क्या है। और अगर इससे रिलेटेड किसी ट्रिब्यूनल ने, किसी कोर्ट ने, आरबीआई ने, है ना, या किसी अदर ट्रिब्यूनल ने किसी तरह का कोई ऑर्डर देके रखा हुआ है, तो उस ऑर्डर को फॉलो किया कि नहीं किया, कंप्लाई किया कि नहीं किया, इस पर भी रिपोर्टिंग करनी पड़ती है
पॉइंट नंबर 5 में आपको दे रखा है। मैं एक एक पॉइंट जो ठीक है अपने पास में वो आपको मैं बताता जा रहा हूं कि बहुत इजीली आप लोग देख सकते हो बच्चे लोगों। देखो आप इन्फोसिस में भी यही लिखा है, द कंपनी हैज, बच्चों देखना, द कंपनी हैज नॉट एक्सेप्टेड डिपॉजिट ड्यूरिंग द ईयर, कि सर हमने डिपॉजिट एक्सेप्ट किए नहीं उस साल में, इस वजह से ये वाले जो प्रोविजंस हैं ये हमारे ऊपर एप्लीकेबल इस साल नहीं है। तो जैसा ऊपर आया था इन्वेंट्री के लिए, सेम वैसा ही डिपॉजिट के लिए आ गया कि भाई ये चीज हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा, इन्होंने देखो अगला वाला कॉस्ट रिकॉर्ड्स भी एप्लीकेबल नहीं बोला है। अभी अपन पहले चेक कर लेते हैं कि मेन प्रोविजन क्या है, आपको मैंने पहले ये बता दिया। तो बच्चों 5 पॉइंट है ना, अभी पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन समझो, इसका सारा मेमोरी टेक्निक आपको दे दूंगा। पहले नंबर पे फिक्स एसेट आ गया, फिर हमारा इन्वेंट्री आ गया बराबर, दूसरे नंबर पे इन्वेंट्री, थर्ड नंबर पे 189 का लोन इन्वेस्टमेंट हो गया, फिर फोर्थ नंबर पे 185 186 में जो लोन टू डायरेक्टर एंड गारंटी एंड इन्वेस्टमेंट्स की बात हो गई। फिर हमने बात कर लिया डिपॉजिट्स में, डिपॉजिट के रूल सारे फॉलो हुए या नहीं हुए, इस पर अपने को रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। फिर बच्चे लोगों 148 में आपने कॉस्ट रिकॉर्ड्स पढ़ा हुआ है, ये भी तो अपने कोर्स में है, वेदर जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के स्पेसिफाई तरीके से 148(1) में वो आपने किए कि नहीं किए, बराबर। तो करने थे कि नहीं करने थे, वेदर सच अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स हैव बीन सो मेड और मेंटेन, इस पे भी आपको रिपोर्टिंग करनी होती है। अब इन्फोसिस वाले में उन्होंने लिख दिया कि हमारी कंपनी तो सॉफ्टवेयर कंपनी, हमारी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है, सो ये वाला भी हम पर एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर मैटर, बराबर। चलो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, 7th पे आपको लेके आता हूं। 7th क्लॉज भी बहुत सिंपल है, देखने में इतना बड़ा लग रहा है, लेकिन अभी पढ़ना शुरू करूंगा तो आपको लगेगा सर ये तो सबसे सिंपल निकला। Whether the company is regular in depositing undisputed statutory dues, undisputed का मतलब बच्चे लोगों जिसको लेकर के कोई झगड़ा नहीं है, ऐसे अगर कोई भी लीगल ड्यूज थे जिनमें पीएफ था या एम्प्लॉय का इंश्योरेंस था या इनकम टैक्स था, सेल्स टैक्स था, जीएसटी था, सर्विस टैक्स था, कस्टम ड्यूटी था, ड्यूटी ऑफ एक्साइज था, वेट था, सेस था, या एनी अदर स्टैट्यूटरी ड्यूज विद द एप्रोप्रिएट ऑथोरिटीज, ऑडिटर यहां पे इस चीज पे भी स्टेटमेंट देगा कि इन ड्यूज से रेटेड। अच्छा, ड्यूज कौन से बच्चे लोगों, अनडिस्प्यूटेड। सर ये क्या होता है बच्चों, जैसे टैक्स के किसी अमाउंट को लेकर हमारे और इनकम टैक्स वालों के बीच में कोई मैटर अभी कोर्ट में है, ट्रिब्यूनल के पास में है, तो दिस इज कॉल्ड डिस्प्यूटेड। तो वो डिस्प्यूट का जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक थोड़ी भरना है, अभी वो तो ड्यू पड़ा रहेगा। पर हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इनसे रेटेड कोई भी अमाउंट अगर ड्यू है तो आपने उसको भर दिया है, कुछ भी ड्यू नहीं है, तो इसीलिए दिस इज अबाउट अनडिस्प्यूटेड। डिस्प्यूटेड वाले का तो वैसे भी वो जब तक कोर्ट से ऑर्डर नहीं आएगा थोड़ी भरना है अपने को। तो यहां पे देखेंगे कि कंपनी इन चीजों के डिपॉजिटिंग में बिल्कुल प्रॉम्प्ट है, एकदम बढ़िया तरीके से रेगुलर बेस पे वो डिपॉजिट करती है। अगर नहीं कर रही है तो आपको सारा आउटस्टैंडिंग अमाउंट बच्चों, इफ नॉट द एक्सटेंट ऑफ एरियर ऑफ आउटस्टैंडिंग ड्यूज एज एट द लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कंसर्न for a period of more than 6 months from the date they become payable shall be indicated। यानी कि सारे नहीं, मतलब अगर सब पे कर दिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पे किए तो ड्यू होने से अगर उनको 6 महीना निकल चुका है, समझे बच्चे लोगों, सुनना, आपको कारों की रिपोर्ट में सारे ड्यूज के बारे में नहीं लिखना है। मान लो ड्यू हुए उसके 1 महीना बाद, 2 महीना बाद, 3 महीना बाद, 4 महीना बाद पेमेंट हो रहा है, तो फिर उसकी डिटेल यहां थोड़ी देनी है। कौन सी, ड्यू होने के बाद भी 6 महीने तक अगर उनका पेमेंट नहीं हुआ, यानी 6 महीने से ज्यादा के लिए, जैसे अपन ने वहां पे 90 डेज किया ना, वैसे यहाँ पे 6 महीने से ज्यादा के लिए अगर ये ड्यूज हो गए हैं तो फिर आपको कारों के अंदर उसको इंडिकेट करना पड़ेगा, ये अपने को ध्यान रखना है। इसी का बी पार्ट, वेयर ड्यूज ऑफ इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, कस्टम, वेट हो गया, नॉट बीन डिपॉजिटेड ऑन अकाउंट ऑफ डिस्प्यूट, ऊपर वाला अनडिस्प्यूटेड के लिए था, ये डिस्प्यूटेड के लिए है कि किसी डिस्प्यूट की वजह से अगर हमने नहीं जमा कराया तो कितना अमाउंट बनता है, कहां पे, फोरम का मतलब क्या होता है बच्चों, केस कहां चल रहा है, कोर्ट में या ट्रिब्यूनल के पास या कहां पे, है ना, वेयर डिस्प्यूट इज पेंडिंग, वो आपको वहां पे लिखना पड़ेगा। और कई बार, अच्छा अब एक मजेदार चीज लास्ट में लिखी है, वो भी मैं समझा रहा हूं आपको, ये समझना। तो दोनों में फर्क क्या हुआ, अनडिस्प्यूटेड में तो ये देखना है कि जमा कराया कि नहीं कराया, अगर नहीं कराया तो 6 महीने से ज्यादा ओवरड्यू तो नहीं हो गया, नहीं तो इंडिकेशन देना पड़ेगा। डिस्प्यूटेड वाले में आप कितना अमाउंट है डिस्प्यूटेड में, कहां केस चल रहा है, वो डिटेल देनी पड़ेगी। लेकिन अगर मियर रिप्रेजेंटेशन टू द कंसर्न डिपार्टमेंट शैल नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ डिस्प्यूट, क्या होता है बच्चे लोगों, जैसे कई बार हमारा कोई टैक्स कैलकुलेशन है, उसको लेकर के
टैक्स ऑथोरिटीज ने हमसे कोई रिप्रेजेंटेशन मांगा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे केस के अंदर हुआ कि भी मैंने टैक्स भरा, उसमें कुछ आइटम्स जो एक्सपेंसेस के थे उसको लेकर के उन्होंने मुझसे रिप्रेजेंटेशन मांगा, जो मैंने प्रोवाइड कर दिया। तो रिप्रेजेंटेशन मांगने का मतलब ये नहीं कि सब डिस्प्यूट हो गया, आपने भरा नहीं और इस लिस्ट में आ गया, सवाल ही नहीं। वो डिस्प्यूटेड की कैटेगरी के अंदर नहीं आता है, वो तो ठीक है, उन्होंने मान लिया है उसको, सिर्फ वो उसके बारे में आपसे क्या मांग रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन मांग रहे हैं, तो वो डिस्प्यूट की कैटेगरी के अंदर नहीं आएगा, ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये मैं आपको जरूर वहां से दिखाना चाहूंगा, बच्चे लोगों को श्योरली दिखाना चाहूंगा। आप मेरे साथ यहाँ पे देखें क्या लिखा है। ये देखो बच्चे लोगों, सबसे जबरदस्त चीज जो मैं आपको मेनली बताना चाह रहा था, ये देखो 7 पॉइंट में क्लियर आ गया कि कंपनी हैज जनरली बीन रेगुलर इन डिपॉजिटिंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड ड्यूज इंक्लूडिंग पीएफ, स्टेट इंश्योरेंस, जीएसटी, कस्टम, सेस, सब कुछ। देयर वर नो अनडिस्प्यूटेड अमाउंट पेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ पीएफ, एम्प्लॉय वगैरह कुछ भी नहीं है, तो 6 महीने से ज्यादा का हो जाए, वो क्लियर बोल दिया बराबर। फिर इन्होंने डिस्प्यूटेड वालों का डिटेल दिया है, ऊपर तो क्या लिख दिया कि भाई 6 महीने से ज्यादा का ड्यू ऐसा हो जो अनडिस्प्यूटेड वाला हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्लियर। अब तीसरे में अपन वो बता रहे थे अगर डिस्प्यूट है तो कितना अमाउंट और कहां हमारा केस चल रहा है। ये देखो बच्चे लोगों, ये डिस्प्यूटेड की डिटेल आ गई कि भाई इनकम टैक्स एक्ट 1961 में हमारा इनकम टैक्स ड्यू पड़ा है। केस देखो, फोरम वर्ड आया था ना अपना, फोरम वाला, ये देखो फोरम, केस कहां चल रहा है, अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास चल रहा है। कौन से फाइनेंशियल ईयर का है, 10-11 से लगा के 12-13, ठीक है। कितना अमाउंट ड्यू पड़ा हुआ है, 1031 करोड़ रुपया जो है वो अभी तक हमारा डिस्प्यूटेड पड़ा हुआ है, इसलिए हमने जमा नहीं कराया। वैसे ही देखो बच्चों, अलग अलग एक्ट, कौन कौन सा नेचर ऑफ ड्यूज, कहां पे केस चल रहा है, देखो इसमें अपीलेट ट्रिब्यूनल पे है, सुप्रीम कोर्ट में भी बच्चों, ये देखो आप, एक एक्साइज ड्यूटी का सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है 68 करोड़ का, ठीक है। एक उसी तरह से ये सेज में एक हाई कोर्ट में चल रहा है इनका। तो ये सारी जो चीजें इन्होंने यहाँ पे दी है वो अपने को यहाँ पे लिखना है, बराबर। तो ये सब का डिटेल जो है वो भी हम इस तरीके से कारों के अंदर ऑडिटर जो है वो इंक्लूड करेगा, ये आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए। समझे कि नहीं समझे भाई और बहनों, समझ जाइए अच्छी तरह से। देखो अभी इतना सारा पॉइंट पढ़ने का है, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, बहुत आराम से पढ़िए। नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं, वेदर द कंपनी हैज डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट ऑफ लोन और बोरोइंग्स टू अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक, गवर्नमेंट और डिबेंचर होल्डर। क्या इन लोगों के पेमेंट में कंपनी ने कोई डिफॉल्ट किया क्या? कोई लोन है, बोरोइंग्स है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बैंक से या गवर्नमेंट से या डिबेंचर होल्डर का? अगर हाँ, तो कितने पीरियड का डिफॉल्ट है भाई साहब, बराबर। जैसे और ये आपको कौन सी बैंक से कितना अमाउंट है और कितना ड्यू हो चुका है, इफ यस द पीरियड एंड द अमाउंट, कि भाई 6 महीने से पे नहीं किया, ऊपर तो 6 महीने की लिमिट थी, या 2 महीने से पे नहीं किया, 3 महीने ड्यू हो गए लेकिन पेमेंट नहीं किया, तो अलग अलग डिटेल, कौन सी बैंक का, कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, कौन सा गवर्नमेंट का, कौन सा लोन, उन सब का डिटेल आपको लेंडर वाइज डिटेल देना पड़ेगा। लेंडर वाइज डिटेल का मतलब कौन कौन लेंडर है आपका, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट, उसके हिसाब से अपने को ये सारा डिटेल भी ऑडिटर को देना पड़ेगा। अच्छा, अगर किसी तरह का सर डिफॉल्ट हो ही ना, तो अरे मजे करो भाई, अभी तो बताया था आप, देखो इन्होंने भी लिखा है, इन्होंने बोला कंपनी ने कोई लोन बोरोइंग्स वगैरह लेके नहीं रखा हुआ है भाई, कोई डिबेंचर इशू नहीं किया है, तो हमारे ऊपर ये चीज एप्लीकेबल है ही नहीं। कहानी खत्म हो गई भाई कि हमारे ऊपर एप्लीकेबल नको भाई, नको है ही नहीं, टेंशन खत्म करो। तो अगले पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है बच्चों, वेदर मनी रेज बाय वे ऑफ, अरे कंपनी ने कोई आईपीओ निकाला क्या, बराबर, और एफपीओ तो नहीं निकाला, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट समेत, भले डिबेंचर के लिए, भले शेयर्स के लिए हो, तो क्या इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने कोई आईपीओ एफपीओ निकाला क्या, या कोई टर्म लोन वगैरह अप्लाई किया है क्या, बराबर। अगर नहीं किया है तो द डिटेल्स टुगेदर विद द डिलेज ऑफ डिफॉल्ट, सॉरी इफ नॉट किया है, सुनो, वेदर मनी रेज बाय वे ऑफ आईपीओ या एफपीओ एंड टर्म लोन वर अप्लाइड फॉर द पर्पस फॉर विच दे आर रेज्ड, बराबर। जिस पर्पस के लिए आपने आईपीओ एफपीओ का पैसा मंगाया या टर्म लोन लिया, तो उसी पर्पस के लिए काम आया कि नहीं आया, बोला नहीं तो बन है। अगर नहीं आया तो आपको डिटेल्स देना पड़ेगा टुगेदर विद डिलेज एंड डिफॉल्ट एंड सब्सिक्वेंट रेक्टिफिकेशन एज एनी एज में बी एप्लीकेबल एंड रिपोर्टेड। आप सब जानते हो, कंपनी लॉ पढ़ के आए हो, अगर उस पर्पस के लिए पैसा नहीं उसमें आ रहा है तो कंसेंट लो या तो शेयर होल्डर की, नहीं तो डिसेंडिंग वालों को पैसा वापस करना पड़ता है। तो वो अगर नहीं किया है
तो कितना डिले हुआ है या बाद में जाकर के क्या रेक्टिफिकेशन या अप्रूवल मिल गया क्या, जो कुछ भी है, सॉरी अप्रूवल नहीं, सब्सिक्वेंट बाद में कुछ जाके चेंजेस वेंजेस हुए क्या, वो सारा डिटेल भी आपको देना पड़ेगा एफपीओ आईपीओ के बारे में। तो यहां से अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो क्लियर बोल दिया इन्होंने यहां पे बोल दिया बच्चों, इन्फोसिस ने, कि कंपनी ने इस फाइनेंशियल ईयर में कोई एफपीओ आईपीओ अगर कुछ किया ही नहीं है, ना कोई टर्म लोन लिया है, तो हमारे ऊपर ये चीज एप्लीकेबल नहीं है, ये हमने दे दिया, बराबर। तो अगर कोई भी हमने आईपीओ एफपीओ निकाला है एंड द टर्म लोन वर अप्लाइड फॉर द पर्पस, उसी पर्पस के लिए जिसके लिए रेस किया, अगर नहीं तो डिटेल्स देना पड़ेगा, डिफॉल्ट टुगेदर विद डिलेज एंड डिफॉल्ट और सब्सिक्वेंट रेक्टिफिकेशन अगर कुछ हुआ हो तो एज मे बी एप्लीकेबल, वो अपने को रिपोर्ट करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं बच्चे लोगों, फ्रॉड की बात हो रही है, वेदर एनी फ्रॉड बाय द कंपनी और एनी फ्रॉड ऑन द कंपनी बाय इट्स ऑफिसर। मजेदार पॉइंट है बच्चों, एनी फ्रॉड बाय द कंपनी, क्या कंपनी ने कोई फ्रॉड किया है या कंपनी पे फ्रॉड हुआ है, मतलब कंपनी के साथ फ्रॉड हुआ है, किसने किया, ऑफिसर या एम्प्लॉय ने, क्या वो कहीं पे नोटिस या रिपोर्टिंग में आया क्या ड्यूरिंग द ईयर, अगर हाँ तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी देना पड़ेगा। अच्छा सुन लो सब लोग, ये वो 143.12 की रिक्वायरमेंट थी ना, 1 करोड़ से ऊपर का फ्रॉड ने कम का फ्रॉड, उसके अलावा है ये भाई साहब बहनजियों, सब सुन लेना, समझ रहे हो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्लियर बोल दिया गया है ना, वो अलग रिक्वायरमेंट है 143.12 की, ये अलग है, और उसमें थोड़ा सा अच्छा वहां तो क्या हो रहा था, कंपनी के साथ फ्रॉड हो रहा था, इधर अगर कंपनी ने फ्रॉड किया या कंपनी के साथ कोई एम्प्लॉइज ऑफिसर लोग ने फ्रॉड किया, नोटिस एंड रिपोर्टिंग हुआ हो, तो उधर इसका इंफॉर्मेशन इधर भी अपने को देना पड़ेगा, नेचर वेचर बताना पड़ेगा, किस टाइप का फ्रॉड था, कितना अमाउंट था, वो भी इंडिकेट करना पड़ेगा। अभी अपन इन्फोसिस का पढ़ेंगे, 1-2 पॉइंट के साथ पढ़ लेते हैं, क्या पता इन्फोसिस में पॉइंट लगता ही ना हो। नेक्स्ट पे आते बच्चों लोगों, नेक्स्ट पॉइंट देखना, वेदर मैनेजरल रेम्यूनरेशन। सर अभी ये क्या चक्कर है यार, तुम लोग अकाउंट्स में पढ़ के आए होगे ना सेक्शन 197 में मैनेजरल रेम्यूनरेशन, तो वेदर मैनेजरल रेम्यूनरेशन हैज बीन पेड और प्रोवाइडेड अकॉर्डिंग विद द अप्रूवल मैंडेटेड द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 197 रीड विद शेड्यूल 5 ऑफ कंपनीज एक्ट। अरे तुमने पढ़ा है, अकाउंट्स में पढ़ा पक्का, कि मैनेजरल रेम्यूनरेशन जो होता है ना, रेट थी ना अपनी 11% ऑफ नेट प्रॉफिट से ज्यादा नहीं होगा, वो सारा साथ में शेड्यूल 5 भी लगता है, तो शेड्यूल 5 और सेक्शन 197 के प्रोविजन फॉलो किए कि नहीं किए मैनेजरल रेम्यूनरेशन में, अगर नहीं किए तो आपको अमाउंट बताना पड़ेगा, कितना ज्यादा दे दिया गया है, बराबर, और उसके रिफंडिंग के लिए आपने क्या किया है बच्चों, जब 197 आप पढ़ेंगे इंटरमीडिएट में डिटेल में, अभी तो अकाउंट्स में पढ़ा है, तो अगर यहां जितना डिसाइडेड है उससे ज्यादा दे दिया जाए ना, तो आपको वापस लेना पड़ता है, ऐसे नहीं कि अगली बार से एडजस्ट कर लेंगे, ना 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 भैया अभी वापस करो दो, उसके लिए क्या स्टेप लिए कंपनी ने, वो भी इधर इंडिकेट करना पड़ता है। अगला पॉइंट आओ बच्चे लोगों, बहुत कॉमन सा पॉइंट है, फटाफट से अब छोटे छोटे पॉइंट बचे। निधि कंपनी वैसे तुम्हारे कोर्स में है नहीं, तो इसको तो डायरेक्ट याद करो, वेदर द निधि कंपनी हैज कंप्लाइड विद द नेट ओन फंड टू डिपॉजिट इन द रेशियो ऑफ 1:20। समझना, अब निधि कंपनी जब हम लोग जानते हैं लोगों अपने मेंबर से पैसा कलेक्ट करती है, तो उसका नेट ओन फंड टू डिपॉजिट, समझ रहे हो, इसका रेशियो नेट ओन फंड टू डिपॉजिट, इनका रेशियो कितना 1:20, वो है कि नहीं है, ये चेक करना है। तो नेट ओन फंड और डिपॉजिट इनका रेशियो कितना 1:20 है कि नहीं, ये चेक करना है। फिर ये भी देखना है कि निधि कंपनी इज मेंटेनिंग 10% ऑफ एनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट एज स्पेसिफाइड निधि रूल्स, मीट आउट द लायबिलिटी। बच्चे लोग आप सब जानते हो कुछ डिपॉजिट्स मेंटेन करके रखने पड़ते हैं, अनएनकम्बर्ड का मतलब होता है जिनको आप चार्ज या मॉर्गेज पे नहीं रखते हो, अनएनकम्बरेंस, बराबर। तो ये भी देखना पड़ेगा कि भाई ये जो निधि कंपनी है वो एटलीस्ट 10% टर्म डिपॉजिट मेंटेन करती है कि नहीं करती है, आगे की लायबिलिटीज का पेमेंट करने के लिए। निधि कंपनी अपने मेंबर से पैसा लाती है और उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है। तो नेट ओन फंड और डिपॉजिट का रेशियो 1:20 का, और फ्यूचर लायबिलिटीज को मीट करने के लिए एटलीस्ट आपको 10% तो टर्म डिपॉजिट रखना पड़ेगा अपने पास में, मेंटेन करना पड़ेगा, वो चीज चेक कर लेंगे, ऑडिटर चेक करेगा और रिपोर्टिंग करने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे आओ बच्चे लोगों, 2 सेक्शन इधर आपको और दे दिए गए हैं, इनके ऊपर भी देख लेते हैं, बात कर लेते हैं। छोटी सी 177 तो आप जानते हो ऑडिट कमेटी के ऊपर बात करता है, बराबर से बहुत अच्छी तरह से आप लोग जानते हो। और 188 की बात करें अगर तो यस, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस, यस, तो वेदर ऑल ट्रांजेक्शन विद द रिलेटेड पार्टीज, ये देखो यहां बोल भी दिया है, जो भी ट्रांजेक्शन रिलेटेड पार्टीज के हैं वो कंप्लायंस विद द सेक्शन 177
ऑडिट कमेटी का चैप्टर है हमारा, बराबर। और सेक्शन है, और 188 जो सेक्शन ही बच्चे लोगों और रिलेटेड पार्टीज का ही हमारा सेक्शन है, तो इसके प्रोविजंस को प्रॉपर तरीके से फॉलो किया है या नहीं किया है, बराबर। तो वेदर ऑल ट्रांजेक्शन विद द रिलेटेड पार्टी इन कंप्लायंस विद द 177 एंड 188, वेदर एप्लीकेबल, एंड द डिटेल्स जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपने डिस्क्लोज किया है, जो भी एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से है, ये अपने को ध्यान रखना है। तो शॉर्ट में अगर बोलूं तो अगर कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस हुए बच्चों, तो ये दो सेक्शन 177 ऑडिट कमेटी की बात करता है, उसमें भी रिलेटेड पार्टीज की बात आती है, और 188 तो है ही। अच्छा ध्यान रखिएगा, वो जो है वो डेफिनेशन है खाली, यहाँ रिलेटेड पार्टी का जो अपन डेफिनेशन 2 के अंदर पढ़ते हैं 71 में, यहाँ जो डिटेल है वो सारी रिलेटेड पार्टीज का पूरा प्रोविजन है, कौन कौन सी होती है, उनके साथ कैसे ट्रांजेक्शंस होते हैं, वो आपने फॉलो किए या नहीं किए, ये अपने को देना पड़ता है। ठीक है, तो आखिरी मेरे ख्याल से 3 पॉइंट अपने पास में है, खत्म करने जा रहे हैं अपन इसको। लेकिन उससे पहले आपको मैं बता देना चाहता हूं, फिर से इन्फोसिस के ऊपर ले चलता हूं इन्हीं पॉइंट्स के लिए। देखो, अब इन्फोसिस ने लिखा कि भाई हमारे हिसाब से तो कोई फ्रॉड ना कंपनी ने किया ना और किसी ने किया है, हमारे हिसाब से नो फ्रॉड। अगले वाले में इन्होंने बोल दिया कि भाई जहां तक आप 197 मैनेजर रेम्यूनरेशन की बात कर रहे थे, तो बाकायदा हमने 197 और शेड्यूल 5 को फॉलो किया है, कंपनी ने उसी के अकॉर्डिंग दिया है, तो रिफंड वगैरह लेना आपकी जरूरत ही नहीं है। हमारी कंपनी निधि कंपनी है ही नहीं, तो जब निधि कंपनी है ही नहीं तो हमारे ऊपर ये लगेगा ही नहीं, मैक्सिमम कंपनीज पे तो लगना ही नहीं है, ये पॉइंट सिर्फ निधि कंपनीज में आएगा, तो टेंशन नहीं है ना। अगला, हमारी कंपनी ने रेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के अंदर 177 और 188 के प्रोविजंस को फॉलो किया है, देख लो, और जो भी डिटेल्स है वो हमने स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ में लगा दी है। रेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का डिटेल देना होता है ना, वो डिटेल हमने यहाँ पे लगा दिया है सर, ये भी इन्होंने इंफॉर्मेशन दे दिया। बोलो समझे सब लोग। आखिरी 3 पॉइंट बच्चे लोगों, सेक्शन 42 के प्रोविजन फॉलो किए कि नहीं किए, और सर ये कौन सा है बताता हूं, प्राइवेट प्लेसमेंट अपना, whether the company has made any preferential allotment, सर ये कौन सा होता है बच्चों, सेक्शन 62 1C, प्रेफरेंशियल बेसिस पे अलॉट करना, या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर और फुल ईयर पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर ड्यूरिंग द ईयर अंडर रिव्यू, एंड इफ सो सेक्शन 42 की रिक्वायरमेंट आपने कंप्लीट की कि नहीं की, और जो अमाउंट रेज हुआ वो उसी पर्पस के लिए काम लिया कि नहीं किया, अगर नहीं तो फिर आपको नॉन कंप्लायंस का डिटेल देना पड़ेगा। बहुत इजी है। तो अगर प्रेफरेंशियल बेसिस पे शेयर अलॉट किए हैं या प्राइवेट प्लेसमेंट में आपने सिक्योरिटी सारी, फिर वो शेयर हो चाहे कन्वर्टेबल डिबेंचर हो चाहे जो भी हो, तो आपने सेक्शन 42 की रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया कि नहीं किया, बराबर। और जो पैसा आया तो उसको उसी पर्पस के लिए काम में लिया कि नहीं किया, ठीक है, वो सारा डिटेल यहाँ पे देना पड़ता है। सिंपल सी बात है, सेक्शन आप लोगों ने सबने पढ़ा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे मुझे किसी तरह का टेंशन नहीं कि हाँ भाई सब लोगों ने सेक्शन नंबर 42 को बहुत ढंग से बहुत आराम से पढ़ा हुआ है, ठीक है। फिर उसके अलावा बच्चे लोगों, वेदर द कंपनी हैज एंटर्ड इनटू नॉन कैश ट्रांजैक्शन विद द डायरेक्टर और पर्सन कनेक्टेड विद हिम, कंपनी ने कोई नॉन कैश ट्रांजैक्शंस किए हैं क्या डायरेक्टर्स के साथ में या उनके रिलेटिव्स के साथ में। नॉन कैश ट्रांजैक्शन आप जानते हो ना, जहां पे उनकी सर्विसेज के बदले में अपन ने डीलिंग कर लिया हो। अगर हाँ, तो सेक्शन 192 फॉलो किया कि नहीं किया बच्चे लोगों। सेक्शन 192 का नाम ही यही है ना, मैं इसलिए बेरेक लेके बैठा हूं ताकि नाम एग्जैक्ट आपको बता सकूं। रेस्ट्रिक्शन ऑन नॉन कैश ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग डायरेक्टर्स, डायरेक्टर के साथ नॉन कैश ट्रांजैक्शन पर प्रोहिबिशन नहीं है, रेस्ट्रिक्शंस है, आपको सेक्शन 192 को फॉलो करना पड़ता है। तो हम सिर्फ यही ऑडिटर यहाँ पे रिपोर्ट कर रहा है कि क्या ऐसे ट्रांजैक्शंस हुए हैं, क्या नहीं हुए, तो कहानी खत्म, लिख देंगे साहब, हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, और अगर हुए हैं तो 192 के प्रोविजंस फॉलो हुए या फिर नहीं हुए, ठीक है। आखिरी पॉइंट बच्चों, अगर ये कंपनी एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, whether the company is required to be registered under section 45(1)(a) of RBI Act, इसमें होती है बच्चों एनबीएफसीज, अरे नोट कर लेने का, ये जो सेक्शन है ये एनबीएफसीज के लिए है, तो ये उन्हीं के लिए लगेगा। वेदर द कंपनी इज रिक्वायर्ड, क्या कंपनी को इस सेक्शन में रिक्वायर्ड रजिस्टर्ड होने की जरूरत है क्या, अगर हाँ तो रजिस्ट्रेशन लिया कि नहीं लिया, तो ये सिर्फ एनबीएफसीज के लिए अप्लाई होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए, बाकी के लिए नहीं होता। ये आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए, और इसके लिए आपको एक बार वापस लेके चलता हूं इधर। देखो बच्चों, आखिरी 3 पॉइंट इन्फोसिस के लिए, डेलॉयट जिसकी ऑडिट कर रहा है,
ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने कोई प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया ही नहीं। लो सर, कहानी खत्म। ना हमने कोई प्राइवेट प्लेसमेंट किया है, हमारे ऊपर ये क्लॉज नहीं लगता। अगले वाला, हमने यहाँ पे नॉन कैश ट्रांजेक्शन जो भी किए हैं, जो कुछ भी डायरेक्टर्स के साथ या उनके कंसर्न पर्सन के साथ हुए, उसमें 192 के प्रोविजंस फॉलो किए हैं। क्या बोला है बच्चे लोगों? नॉट एप्लीकेबल इन आवर ओपिनियन एंड अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस। पूरे साल में उन्होंने कोई नॉन कैश ट्रांजेक्शन किया ही नहीं है। डायरेक्टर या रेटेड पर्सन के साथ में ऐसा कोई ट्रांजेक्शन किए ही नहीं। जब किए ही नहीं तो 192 हमारे ऊपर लगेगा नहीं, इस क्लॉज की हमको जरूरत नहीं। अगला वाला भी ऐसा, ये कंपनी को सेक्शन 45(1)(a) में रजिस्ट्रेशन की जरूरत ही नहीं है। ये कंपनी एनबीएफसी है ही नहीं, तो ये क्लॉज भी हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। ये अपने को लिख देना चाहिए, कहानी खत्म हो गई। बोलो क्या कहते हो? है ना, एकदम इजी, सुपर हिट। और बच्चे लोगों, लास्ट में क्या आएगा, आपको देने पड़ेंगे इन सब के रीजंस। ऊपर वाले में रीजंस टू बी स्टेट फॉर अनफेवरेबल और क्वालिफाइड आंसर, ऊपर आपने जो आंसर्स दिए ना सारे के सारे, इफ नो, इफ यस, इफ नो, इफ नस, उसमें अगर कुछ ऐसी चीज आई कि आपने सेक्शन कंप्लाई किया क्या, नहीं सर नहीं किया, तो वेदर द आंसर ऑफ एनी ऑफ क्वेश्चन रेफर टू इन पैराग्राफ 3 ऑफ द ऑर्डर, अगर वो अनफेवरेबल लग रहा है या क्वालिफाइड है इन ऑडिटर रिपोर्ट, द ऑडिटर शेल ऑल्सो स्टेट द बेसिस फॉर अनफेवरेबल और क्वालिफाइड आंसर एज द केस में भी। बराबर। तो कई बार हो सकता है, अब ये दोनों चीजें क्यों लिखी बच्चे लोगों, कई बार ऐसा हो सकता है भी अनफेवरेबल रीजन ना हो, अनफेवरेबल आंसर आया तो उसके रीजंस देने पड़ेंगे। कई बार हो सकता है हमको जवाब ही ना मिला हो, हमने क्वारी की हो लेकिन हम नहीं चेक कर पाए, अपन कई बार करते हैं ना डिस्क्लेमर जैसी सिचुएशन में, तो वो उसके रीजंस अपने को यहाँ पे देने पड़ेंगे। तो द ऑडिटर शेल ऑल्सो स्टेट द बेसिस फॉर, अगर ऊपर वाले क्वेश्चन में जहां जहां अपन पढ़ रहे थे इफ सो, है ना, तो अगर इनका आंसर नेगेटिव में आ रहा है यानी क्वालिफाइड आ रहा है, अनफेवरेबल आ रहा है, तो उसके रीजंस भी अपने को यहाँ पे देने पड़ेंगे। ठीक है। उसके अलावा वेदर ऑडिटर इज अनेबल टू एक्सप्रेस एनी ओपिनियन ऑन एनी स्पेसिफाइड मैटर, अगर इनमें से किसी मैटर पे वो अपना रिपोर्ट दे ही नहीं पा रहा है, his report shall indicate such fact together with reason why it is not possible to for him to give his opinion on the same। Unable to express opinion है, जितने मैटर मैंने आपको पढ़ाए उसमें से अगर किसी मैटर पे वो अनेबल है कोई भी ओपिनियन देने के अंदर, तो वो चीज भी उसको विद रीजन बच्चों यहाँ पे डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि क्यों उसके लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अगर उनके आंसर क्वालिफाइड आए हैं, अनफेवरेबल आए हैं, तो भी आपको उसके रीजंस यहाँ पे बताने हैं। और अगर कोई चीज का जवाब ही नहीं मिला, अपन पढ़ते हैं ना ऑडिट रिपोर्ट, अब तो आपने सबने पढ़ रखा है कि यस सर वो अनेबल टू ऑब्टेन एनी एश्योरेंस, बस उसी तरह का पॉइंट है कि अगर आप कोई भी ओपिनियन बना ही नहीं पा रहे हो, अनेबल हो रहे हो, तो उस केस के अंदर आपको उसके रीजंस भी यहाँ पे डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। क्लियर बोल दिया, विद द रीजंस व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल हिम टू गिव हिज ओपिनियन ऑन द सेम। क्लियर बच्चे लोगों, इसका एक छोटा सा एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे दे दिया। The company has dispensed with the practice of taking inventory of their inventories at the year end, as their opinion is exercise is redundant, ठीक है, time consuming and intrusion of normal functioning of the operation। अब इसकी रिपोर्टिंग कैसे करनी है? कंपनी जो है वो इस तरह का इन्वेंट्री का कुछ करती नहीं, जो अपने इन्वेंट्री वाला पॉइंट पढ़ा था ना कि फिजिकल वेरिफिकेशन पैरा 2 में पढ़ा था, मतलब पैरा 3 के क्लॉज 2 के अंदर, और कंपनी ऐसा कुछ नहीं कर रही है, तो उसकी रिपोर्टिंग का एक एग्जांपल दिया है, मैं आपको ये भी पढ़ा देता हूं। क्लॉज 3 ऑफ पैरा क्या कहता है? रिक्वायर्ड द ऑडिटर टू रिपोर्ट वेदर फिजिकल वेरिफिकेशन जो है वो रीजनेबल इंटरवल से होता है कि नहीं होता है, और क्या कोई डिफरेंसेस तो नहीं है, अगर है तो डिटेल बताया कि नहीं बताया। अब यहां आगे लिख दिया बच्चों, द फिजिकल वेरिफिकेशन जो है मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप लोग सब जानते हो कि वही ये सब काम करेंगे, और एटलीस्ट वंस ए ईयर या ज्यादा बार उनको करना चाहिए। इन द गिवन केस द अबव रिक्वायरमेंट ऑफ वेरिफिकेशन इन्वेंटरी बाय मैनेजमेंट हैज नॉट बीन टेकन प्लेस, भाई मैनेजमेंट तो वो कर ही नहीं रहा है, और ऑडिटर को कारों के अंदर इस पर रिपोर्ट करना पड़ेगा। ही मे कंसीडर द इंपैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और उस पर फिर वो रिपोर्टिंग करेगा। तो ये बच्चों कारों की बात होगी। ठीक है, तो अपनी जो रूटीन रिक्वायरमेंट है, अच्छा इससे ओपिनियन का कोई लेना देना नहीं है, समझ रहे हैं, ये अलग से रिक्वायरमेंट है। यहां जितने पॉइंट आपने पढ़े, अगर उसका कोई मटेरियल इंपैक्ट है, वो परवेसिव भी है, तो यहां तो रिपोर्टिंग आएगी, साथ में हम अपनी ओपिनियन वाले पार्ट के अंदर भी जो भी अपने को पहला डिस्क्लेमर या क्वालिफाइड या जो कुछ करना है वो वहां पे हम जरूर करने वाले हैं। लेकिन ये सिर्फ इस रिक्वायरमेंट की बात यहाँ पे है कि कारों में ये सारी चीजें अपने को इंक्लूड करना पड़ेगा।
बराबर, क्या कहते हो? बात समझ में आया आप सबको? सब समझे बात को? तो बच्चे लोगों यहां आकर के आपका कारो का पूरा टॉपिक जो है कारो 2016 बहुत बेहतरीन तरीके से स्टडी मैट से हमने कवर कर लिया। कहां पे एप्लीकेबिलिटी लगेगा, कहां पे एप्लीकेबिलिटी नहीं लगेगा, और कारो में किन किन चीजों को इंक्लूड करना है बच्चे लोगों, पूरा इसका एक शॉर्ट मेथड आप लोगों को मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर दे दूंगा। लेकिन अभी इसलिए नहीं क्योंकि अभी शॉर्ट चीजों पे दिमाग मत लगाओ, एक बार इनको पूरा पढ़ो। क्वेश्चन मैं आपको फिर से बता चुका हूँ, फिक्स असेट पे पूछ लिया, कभी आपसे इन्वेंट्री के ऊपर पूछ लिया, ठीक है, कभी जो स्टैट्यूटरी ड्यूज पढ़ने पड़े थे उसके ऊपर पूछ लिया कि बताओ इसकी कारो रिपोर्टिंग कैसे होती है। तो एक बार पढ़ के अपने को सारा ही लगभग जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीजें कुछ आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखने वाले हैं। ओके, तो ये हमारी कारो की सारी रिक्वायरमेंट थी। होप सो कि आपको जरूर यहाँ से काफी हेल्प मिल जाएगी पढ़ने में, समझने में। कहीं पर कोई डाउट लगता है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे डाल सकते हैं, और इसके शॉर्ट ट्रिक के साथ जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी बच्चे लोगों। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।